Hello learners, I am Fronica ma'am. Today I am going to discuss class 10th chapter number 2 sectors of the Indian economy. तो आप सबको पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, इससे आगे कंटिन्यूएशन में अब हम पढ़ेंगे। क्लियर है क्लास? तो आप सबको ये डायग्राम नजर आ रहा होगा फाइनल गुड्स का। तो इसमें आपके फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, दोनों के बारे में दिखा रखा है क्लास। अब सबसे पहले क्लास एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको इससे रिलेटेड जो मेरी पहली वीडियो है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो मेरी पहली वीडियो है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाकर इस चैप्टर का इससे पहले का वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो मैंने आपको बता दिया था कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। अगर आपने नहीं समझा है तो आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, आपको वहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये जस्ट मैंने आपको एक चार्ट दिखाया है जिसमें आपने देखा होगा कि एक प्रोड्यूसर नंबर 1 है, वो क्या बना रहा है? कॉटन इज अ प्राइमरी प्रोडक्ट। और आपको पता है कॉटन जो है एक प्राइमरी प्रोडक्ट है, तो उसका कॉस्ट उसे कितना पड़ा एक प्रोड्यूसर को? 1000 रुपीज। प्लस जब वो आगे बढ़ा, दूसरे प्रोड्यूसर के पास गया, तो उसने उससे क्या बना दिया? कॉटन से थ्रेड। तो जब उसमें वो 1000 रुपीज में 200 रुपीज क्या हो गए हैं? ऐड हो गए हैं। उस 1000 रुपीज में वो 200 रुपीज क्या हो गए हैं? ऐड हो गए हैं। ओके, एक मिनट। हाँ, तो उस 1000 रुपीज में वो क्या हो गए हैं? आपके 1000 रुपीज में वो 200 रुपीज ऐड हो गए हैं। तो वो अब कितने का पड़ गया? 1200 रुपीज का। उसके बाद उस थ्रेड से क्या बना है? यार्न बना है। तो 1200 प्लस 300 कितने हो गए? 1500। फिर उस यार्न की मदद से क्या बना है? शर्ट बनी है। तो शर्ट बनते बनते 1500 में कितने ऐड हो गए? 300। और वो टोटल शर्ट आपको कितने की पड़ी? 1800 की। अब मैं आपको एक ये बात बता दूं, प्रोड्यूसर 1, प्रोड्यूसर 2, प्रोड्यूसर 3, हमें इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने फाइनल प्रोडक्ट शर्ट से लेना देना है, जो कितने की बनी है? 1800 रुपए की। एंड 1800 रुपए इस जो है दैट इज फाइनल गुड। और इसको बनाने में हमने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया? कॉटन, थ्रेड और यार्न। दे ऑल आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। कौन कौन से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं? कॉटन, थ्रेड और यार्न। और जो शर्ट बन के तैयार हुई दैट इज फाइनल प्रोडक्ट। अब प्रोडक्शन जब हो रहा था, इंटरमीडिएट गुड्स कम्स इनटू प्रोडक्शन बाउंड्री, और जब आप ये प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर देते हो ना, तो वो चीज कहां पहुंच जाती है? फाइनल गुड बन जाती है वो चीज। क्लियर हुआ क्लास? तो जीडीपी काउंट ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट intermediate goods. Only final goods and services produced within the domestic territory of a country. Domestic territory मतलब अगर एग्जाम्पल हो तो इंडिया के अंदर जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो सिर्फ हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को काउंट करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा ये टॉपिक। क्लियर है क्लास? आगे बढ़ते हैं। तो लिखा भी है जीडीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? ये पेपर में पूछा जाता है। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने अभी आपको बताया, हम सिर्फ क्या लेते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, वो भी 3 सेक्टर्स। कौन से 3 सेक्टर? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी।
और मैंने अभी आपको बताया विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो आपकी इंडिया के अंदर की बात हो रही है। क्लियर हुआ? आप सबको समझ में आया कि जीडीपी क्या लेता है? पहला फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सेकेंड प्रोड्यूस्ड बाय ओनली 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड द लास्ट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ योर कंट्री। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, क्या क्या चेंजेस आए हैं आपके सेक्टर में? तो मैंने आपको ये भी बताया है प्राइमरी सेक्टर में क्या चेंज आया है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या चेंज आया है और टर्शरी सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अगर आप प्राइमरी सेक्टर की बात करो तो फार्मिंग जो है बहुत ज्यादा बदल गई है। देखिए लिखा भी है, एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज, फार्मिंग करने का तरीका बदल चुका है। एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर बिगिन टू प्रॉस्पेरस, प्रोडक्शन इंक्रीज। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी बढ़ा है बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज। हम अब इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज कर पाते हैं। पहले हम सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते थे, अब हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी करते हैं। इट इज द स्टेज ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वर नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। और इस प्राइमरी सेक्टर में जितनी भी चीजें बनती हैं उसमें किसका इस्तेमाल होता है? दे ऑल प्रोड्यूस जो होते हैं दैट इज नेचुरल प्रोडक्ट्स। सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी सेक्टर। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, शुगर की मदद से या शुगर केन की मदद से हम क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं। गन्ने की मदद से हम क्या बना रहे हैं? चीनी बना रहे हैं या गुड़ बना रहे हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर इज टोटली इंडस्ट्री सेक्टर। आज लोग क्या हैं? फैक्ट्रियों में भी काम करना पसंद करते हैं। मतलब अब माइंडसेट बदल गया है। प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर था वो थोड़ा बहुत कम जरूर हुआ है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का जो शेयर है वो बढ़ चुका है। इन द पास्ट 100 years, देखिए टर्शरी सेक्टर में भी लिखा है, इन द पास्ट 100 years there has been another shift from secondary to tertiary sector in the developed countries. The service has now become the most important. आज के टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंसान सर्विस सेक्टर में काम करना पसंद करते हैं और लगे हुए हैं। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। देखिए आपको चार्ट के थ्रू भी दिखा रखा है। एक 1973 और 74 का चार्ट दिखा रखा है और एक 2013 से 2014 का चार्ट दिखा रखा है। आपको पता है ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ग्राफ नंबर 1 दे रखा है। आप 1973 और 74 के अराउंड देखिए तो सबसे ज्यादा शेयर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर का नजर आएगा, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, एंड द रेड इज सेकेंडरी एंड द ग्रीन इज टर्शरी। लेकिन अगर आज आप 2013 और 14 की बात करें ना, that picture has been totally changed. Most of the workers are employed in the tertiary sector. आपको ये डायग्राम से भी पता चल रहा होगा। ग्रीन जो है 2013 और 14 में आपको सबसे ज्यादा शेयर किसका नजर आ रहा है? टर्शरी सेक्टर का। अब क्वेश्चन इस पे आता है बोर्ड में, why is the tertiary sector becoming so important in India? क्यों आज के टाइम में ये सेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या कारण है जिसकी वजह से लोग टर्शरी सेक्टर में नौकरी करना ज्यादा पसंद करते हैं एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री? क्लियर है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए मैंने एक आंसर भी दे रखा है। टर्शरी सेक्टर हैज बिकम इंपॉर्टेंट इन इंडिया बिकॉज, पहला रीजन, टर्शरी सेक्टर आपको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, पोस्ट टेलीग्राम, पोर्ट्स, ये सारी चीजें किसका काम है? सर्विस सेक्टर का काम है। और बहुत सारी सर्विसेज की डिमांड पड़ रही है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज सेक्टर इज आल्सो गिविंग यू सर्विसेज ना। डिमांड फॉर टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, हेल्थ सेक्टर, दे ऑल इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, रैपिड ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम एक्सटर्नल, बाहर की कंट्रीज भी अब हमारी चीजों की डिमांड करती है। क्या आपको पता है कॉल सेंटर खुल गए हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स को बाहर फॉरेन मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। ये कौन पहुंचा रहा है, कौन कर रहा है? कॉल सेंटर। कॉल सेंटर क्या है? सर्विस प्रोवाइडर ही तो है। एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री,
लिबरलाइजेशन ऑफ फाइनल सेक्टर। लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है लिबर्टी, फ्रीडम। किस तरह की फ्रीडम? फाइनेंस, पैसों की। ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि हम फाइनेंशियल सर्विस में भी पैसा लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पेटीएम इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू सर्विस। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। क्लियर हुआ? तो आजकल आपने देखा है कि फाइनेंस से रिलेटेड भी जो सर्विसेज है, पेटीएम बहुत जने इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। एटीएम बूथ, क्लियर हुआ? दे ऑल आर प्रोवाइडिंग फाइनल सर्विस सेक्टर। क्लियर हुआ? अब इसमें एक बात बता रखी है, जो देखिए किसी भी चीज की एडवांटेजेस होती है ना, तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। इसमें एक डिसएडवांटेज भी बता रखी है, बट नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल। हर सर्विस सेक्टर अच्छा ग्रो नहीं कर रहा। सर्विस सेक्टर इन इंडिया, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूं, मैं और कंट्रीज की बात नहीं कर रही। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। एक साथ पर एट वन हैंड देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। क्योंकि आजकल आपको पता है मोस्ट ऑफ द वर्क जो होते हैं मशीनों से हो जाते हैं या कंप्यूटर से हो जाते हैं। आजकल डिजिटल हर करेंसी है, चीजें भी डिजिटल है, ठीक है ना? तो आपने देखा होगा एक साइड जो है वो सिर्फ क्या एम्प्लॉय करता है, बहुत कम लोगों को ऐसा एम्प्लॉय करता है जो स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स होते हैं। इंडिया में बहुत सारे अपने लोगों को देखा होगा। एट द अदर एंड देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन सर्विस सच एज, देखिए स्मॉल शॉपकीपर, जो छोटी छोटी दुकान के लोग होते हैं वो भी तो आपको सर्विस ही दे रहे हैं। नेक्स्ट रिपेयर पर्सन, आपके घर में क्या आते हैं? इलेक्ट्रिशियन आते हैं, वो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर करके जाते हैं, वो भी तो आपको सर्विस ही दे रहा है अपनी। ट्रांसपोर्ट पर्सन, रिक्शा, आपने देखा होगा इस पिक्चर में भी दिखा रखा है, ये भी तो आपको सर्विस ही तो दे रहे हैं। मतलब इंडिया में जो सर्विस सेक्टर में जो एम्प्लॉय करते हैं ना, वो ऐसे छोटे लोग हैं। छोटे लोग नहीं है, मतलब छोटे छोटे कामों में लगे हुए लोग हैं। ये छोटे लोग नहीं है, इनके पास ये भी आपको सर्विस दे रहे हैं, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं दे आर अनस्किल्ड वर्क एंड दे ऑल आर अनएजुकेटेड पीपल, बट दे आर गिविंग यू सर्विस। और ये लोग ऐसे हैं कि दीज पीपल बेयरली मैनेज टू अर्न अ लिविंग। बहुत कम ये खाना अपने लिए जुटा पाते हैं एंड येट दे परफॉर्म दी सर्विस, क्योंकि इनके पास कोई और काम करने के लिए है ही नहीं। इनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि ये क्या काम करें। क्लियर हुआ? आपकी कंट्री में सर्विस सेक्टर तो है, लेकिन सर्विस सेक्टर में ऐसे लोग जो हैं वो इन वर्क्स में ज्यादा लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन। सर्विस सेक्टर के ज्यादा से ज्यादा लोग इन कामों में लगे हुए हैं। क्लियर हुआ? लेकिन ये सब भी आपको सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हुआ? अब आपको ये डायग्राम मैंने बताया, देखिए फर्स्ट डायग्राम है ग्राफ 2 और ग्राफ 3। ग्राफ 2 में 1973 और 74 दिखा रखा है और 2013 एंड 14 में दिखा रखा है। देखिए अगर आप देखेंगे तो 1973 और 74 के अराउंड, मैं ग्राफ 2 की बात कर रही हूँ, तो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर ज्यादा था, लेकिन अब 2013 और 14 के अराउंड क्या हुआ? पिक्चर टोटली चेंज्ड। मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी में बात कर रही हूं मैं, जीडीपी में टर्शरी सेक्टर का शेयर बढ़ गया। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी शेयर बढ़ गया है और एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर कम हो गया है। लेकिन अगर आप ग्राफ 3 की बात करेंगे तो अभी भी एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में अगर आप अभी भी बात करें, पहले भी एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता था। आज भी सबसे ज्यादा रोजगार 2017-18 का ये डाटा ले रखा है ग्राफ 3 में। आज भी सबसे ज्यादा आपकी कंट्री में जो रोजगार देने वाला सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर है। क्लियर हुआ? जीडीपी में टर्शरी
और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर बढ़ जरूर गया है, लेकिन नौकरियां देने में या लोग जिस सेक्टर में अभी नौकरियां सबसे ज्यादा उन्हें मिलती हैं वो अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। लेकिन जीडीपी की बात करें तो उसमें टर्शरी सेक्टर आगे है, दूसरे नंबर पर इंडस्ट्री सेक्टर है एंड द लास्ट इज प्राइमरी सेक्टर। मतलब अगर आप इनकम की बात करें ना तो आपके देश में सबसे ज्यादा इनकम कहां से आ रही है? टर्शरी सेक्टर से आ रही है, दूसरे नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रही है एंड द लास्ट नंबर इज एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन आपके देश में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरियां या रोजगार, अभी भी लोग किस रोजगार में काम कर रहे हैं, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं? दैट इज प्राइमरी सेक्टर। आगे देखते हैं, देखिए लिखा भी है द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूअस टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ। आज के टाइम में भी प्राइमरी सेक्टर जो है सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला सेक्टर है। आप इसे पढ़ सकते हैं, बड़ी सिंपल टर्म्स में लिखा है, यू कैन रीड योरसेल्फ। क्लियर है? अब दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? मैं आपको बता दूं ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पाया जाता है। ये वाली अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम पाई जाती है। इसका मतलब ये होता है when more people are engaged in some activity than the number of person required। मतलब जहां 5 लोगों से काम चल जाता है, मतलब एक जगह है जहां पर 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं उनमें से 5 लोगों को भी निकाल लूं ना तो भी काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक फसल उग रही है, एक फसल को उगाने में 10 लोग लगे हुए हैं, ठीक है, अगर मैं उनमें से 5 लोगों को हटा भी दूं ना तो भी फसल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वो जो 5 एक्स्ट्रा लोग हैं ना, दे ऑल आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, एन एग्रीकल्चर फील्ड रिक्वायर 3 लेबर्स। एक एग्रीकल्चर फील्ड में 3 लेबर की जरूरत है, लेकिन उसमें कितने लोग लगे हुए हैं? 6 लोग लगे हुए हैं। मतलब 3 लोग क्या है? एक्स्ट्रा है। और वो जो 3 लोग हैं दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ योर कंट्री। ये क्वेश्चन कंफर्म्ड आएगा आपके पेपर में। क्लियर है? नेक्स्ट ये एग्जाम डिफरेंस बिटवीन दे रखा है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने अभी आपको बताया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। क्या होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट? व्हेन अ कंट्री लेबर फोर्स डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज फॉर एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट। जब एक कंट्री की लेबर फोर्स, मैं लेबर फोर्स की बात कर रही हूं, ध्यान दीजिएगा, जो काम करना चाहती है, when a country labor force do not get opportunities for adequate employment, जब उन्हें उनके देश में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आपकी कंट्री की ऐसी लेबर जिसे अपने देश में काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उसको हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अभी मैंने आपको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बताया कि एक जगह सिर्फ 3 लेबर की जरूरत थी, लेकिन वहां मिलकर 6 लोग काम कर रहे हैं, तो 3 लोग क्या है? एक्स्ट्रा है। they all 3 are disguised unemployed। क्लियर हुआ? मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे रखा है, यू कैन रीड दिस एग्जाम्पल एज वेल। क्लियर हुआ? ओके, तो अब आप देखिए आगे क्या लिखा है। इसी बात को इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है जो मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। क्लियर हुआ? आप इसे अपने आप पढ़ सकते हैं और इसमें बड़े सिंपल टर्म में एक्सप्लेन करके बता रखा है कि अर्बन एरियाज में वो कौन से लोग होते हैं और रूरल एरियाज में वो कौन से लोग हैं। तो आप इसे खुद भी पढ़ेंगे तो आपको बड़ा, मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। हाउ मोर जॉब्स कैन बी क्रिएटेड।
कैसे हम ज्यादा से ज्यादा नौकरियां अपने देश में पैदा कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है कई बार। इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। गवर्नमेंट कैन स्पेंड मनी, गवर्नमेंट अपना पैसा खर्च करे, और बैंक क्या करे, किसानों को लोन दे इरिगेशन वाटर फैसिलिटीज के लिए। हम ज्यादा से ज्यादा न्यू डैम्स और कैनाल्स बनाएं, जिससे काफी लोगों को क्या मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। और द गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस भी होता है। स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, जिससे लोगों को रूरल रोड्स, और मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस, इसमें गवर्नमेंट अगर अपना पैसा लगाती है तो काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस, देखिए लिखा भी है 4th पॉइंट में, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्री एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में खोली जानी चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिलने का अवसर मिल सके। और 5th पॉइंट भी बहुत अच्छा लिखा है मैंने, ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, जहां पर फार्मर्स को क्या मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, जहां पर वो अपने स्टोर करके सामानों को रख सके, और जब उन्हें अच्छे दाम मिले तो वो सरकार को अच्छे दामों पर अपनी चीजें बेच सके। हेल्थ अगर अच्छा होगा, एजुकेशन सेक्टर अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी कंट्री में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इंप्रूव द हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप अच्छे एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं, और अगर आपने अच्छी एजुकेशन कर रखी है तो नौकरी पाने से तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और जितने ज्यादा स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगी, यूनिवर्सिटीज होंगे, हॉस्पिटल होंगे, मेडिकल कॉलेजेस होंगे, मैनी पीपल कैन गेट एम्प्लॉयमेंट, उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी। प्रमोटिंग, क्या करना चाहिए, टूरिज्म के बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट रीजनल क्राफ्ट, देखिए मैंने बोला था ना हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस। नेक्स्ट आईटी सेक्टर, मैंने आपको पिक्चर भी दिखा रखी है, ये भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खोलते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मनरेगा। ये कब आया था, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, चाहे 1 मार्कर आए चाहे 3 मार्कर आए। ये एक्ट कब आया, 2005 में आया। क्लियर हुआ, पहले इस एक्ट का नाम था नरेगा, बाद में इसे बदलकर मनरेगा कर दिया गया। ये क्या हुआ था, इसमें इज एन इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर दैट एम टू गारंटी द राइट टू वर्क, मतलब ये कंफर्म लोगों को नौकरियां या काम करने का अधिकार देता है। और ये एक्ट कब पास हुआ, 2005 में पास हुआ था। देखिए इसमें लेबर देखिए काम कर रही है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, फॉर द शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। छोटे से समय के लिए हमें बहुत उन चीजों की जरूरत होती है जिससे हम लोगों को नौकरियों दे सकें। रिकॉग्नाइजिंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, एक लॉ बनाया, राइट टू वर्क, जिसमें काम करने का अधिकार हो। 625 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाया गया ये इंडिया की, जिसको नाम दिया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और ये एक्ट कब पास हुआ, 2005 में। इस एक्ट में क्या था, ऑल दोज हु आर एबल, जिनमें एबिलिटी हो और जिन्हें जरूरत हो और जो कहाँ काम करते हो, गांव में काम करते हो, उन्हें 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। अगर सरकार ये सुविधा देने में फेल हो जाती है तो सरकार उनके घर पर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भिजवाएगी। क्लियर हुआ, इस एक्ट में ये कहा गया था। मैंने बड़े शॉर्ट में भी दे रखा है, मनरेगा बेसिक फीचर, 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट,
अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा अगर आपको काम नहीं दिया गया। आपको फिक्स्ड टाइम पर वेजेस दी जाएंगी। कंपनसेशन भी दिया जाएगा अगर थोड़े बहुत देरी भी होती है। और वेजेस कैसे आएंगी? पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट हो या बैंक के थ्रू आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसके ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ सकते हैं। और इसमें 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर विमेन। इसमें 1/3 जो प्रतिशत सीटें हैं वो वुमेन्स के लिए भी रिजर्व्ड है। क्लियर हुआ? अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कई बारी शॉर्ट नोट आ जाता है और कई बारी आता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है और डिफरेंस बिटवीन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले ना ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को समझते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? इसके अंदर वो काम आते हैं जिनकी टर्म्स और कंडीशन रेगुलर होती है और जहां पर लोगों को एश्योर्ड काम मिलता है। मतलब आपको नौकरी से कोई निकाल नहीं सकता, प्रॉपर आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, आपकी जॉब प्रॉपर रेगुलर होगी। अगर आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो ना तो आपको एक्स्ट्रा वर्क की भी सैलरी दी जाएगी। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। ये किसके द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं? सरकार के द्वारा। और इनके खुद के कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट टू गेट ग्रेच्युटी एक्ट, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। इसके कुछ प्रोसेस होते हैं और प्रोसीजर होते हैं। इसमें आपकी जॉब सिक्योरिटी की गारंटी होती है। प्रॉपर आपको पेंशन मिलेगी, प्रॉपर आपके वर्किंग आवर्स होंगे। यदि आप वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम कर रहे हो तो आपको ओवर टाइम सैलरी भी दी जाएगी, प्रॉपर पेड लीव दी जाएंगी, ड्यूरिंग हॉलीडेज की सैलरी दी जाएगी, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगी, ऑल मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, सेफ एनवायरमेंट मिलेगा काम करने वाला, ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर तरह की आपको फैसिलिटीज मिलेगी। और जब आप रिटायर होंगे तो आपको बकायदा पेंशन मिलेगी, रिटायरमेंट पेंशन भी मिलेगी। दैट इज टोटली, ये वो सेक्टर है जैसे हम गवर्नमेंट जॉब लेना पसंद करते हैं। आज के टाइम में क्या होता है, इंसान क्या कहता है, काश मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होती। गवर्नमेंट जॉब में तो इतने बेनिफिट्स मिलते हैं, प्राइवेट जॉब में तो इतने बेनिफिट्स नहीं मिलते। हाँ, लेकिन कुछ आजकल प्राइवेट फर्म्स ये सब बेनिफिट्स भी देती हैं, लेकिन इतने बेनिफिट्स आपको अभी भी नहीं मिलेंगे जितने आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ये बेनिफिट्स मिलते हैं। क्लियर हुआ क्लास? अब देखिए, एक स्टोरी है कांता, हम इसे रीड करेंगे। कांता वर्क्स इन एन ऑफिस। कांता एक लड़की दिखा रखी है, एक ऑफिस में काम करती है। शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM। ये सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक काम करती है। शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली। इसे हर महीने रेगुलर टाइम पीरियड पर इसकी तनख्वाह मिल जाती है। इन एडिशन टू द सैलरी शी ऑल्सो गेट प्रोविडेंट फंड। इसके अलावा इसे प्रोविडेंट फंड भी मिलता है सरकार की तरफ से। शी ऑल्सो गेट मेडिकल एंड अदर अलाउंस। मेडिकल अलाउंस भी मिलते हैं इसे। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे। इसको संडे को ऑफिस नहीं जाती। दिस इज अ पेड हॉलीडे। अगर ये संडे को ऑफिस नहीं जा रही ना, जब भी इन्हें तनख्वाह दी जाती है। When she joined work, she was given an appointment letter. बकायदा इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था कि आइए आप हमारे यहाँ पर नौकरी करिए। क्लियर हुआ? ये कांता ने बता रखा है। कांता वर्क्स इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट, उल्टा उल्टा लिखते रहो बिल्कुल। द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट। स्कैटर मतलब फैले हुए, जो जिनमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। इनमें भी रूल रेगुलेशन होते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं किए जाते। यहाँ पर जो नौकरियां दी जाती है लो पेड होती हैं और इर्रेगुलर होती हैं। यहाँ आपको ना ही तो कोई ओवर टाइम सैलरी दी जाएगी, कोई पेड लीव भी नहीं दी जाएगी, हॉलीडेज की सैलरी भी नहीं मिलेगी और आपको लीव भी नहीं मिलेगी अगर आप बीमार हैं तो। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर। यहाँ कोई आपको सिक्योरिटी भी नहीं दी जाएगी।
आप कभी भी अपनी मर्जी से नौकरी छोड़कर जा सकते हो, कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। इवन आपको यहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं दिया जाएगा। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? अब हम ये कमल की स्टोरी पढ़ते हैं। ही वर्क्स इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखिए, कमल इज कांता नेबर। कमल क्या है? कांता का पड़ोसी है। ही इज अ डेली वेज लेबरर। ये एक दिहाड़ी पर काम करने वाला मजदूर नहीं होता। इन अ नियर बाय ग्रोसरी शॉप। ये ग्रोसरी शॉप में काम करता है। ही गोज टू द शॉप एट 7:30। ये मॉर्निंग में 7:30 बजे शॉप पे चला जाता है और रात के 8 बजे तक काम करता है। ही गेट्स नो अदर अलाउंस। इसके अलावा इसे और कोई बेनिफिट नहीं मिलता, सिर्फ इसे अपनी तनख्वाह मिलती है। ही इज नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क। जब ये छुट्टी ले लेता है तो उसकी तनख्वाह भी इसे नहीं दी जाती। ही हैज़ देयरफॉर नो लीव और पेड हॉलीडे। और इसको ना ही तो कोई संडे की छुट्टी मिलती, कोई हॉलीडे नहीं मिलती, इसे कोई पेड हॉलीडे नहीं मिलती। नॉर वॉज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर। ना ही तो इसे कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था जब इसने इस शॉप में नौकरी करना स्टार्ट किया था। इसे कभी भी कहे, इसकी जब मर्जी हो ये नौकरी छोड़कर जा सकता है। तो आपने देखा कि कितना फर्क होता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने में। एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देख लीजिए, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? द सेक्टर इन विच एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड। और उसमें क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर नॉट फिक्स्ड। वहां पर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको एश्योर्ड वर्क मिलेगा, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नो एश्योर्ड वर्क। सेकेंड पॉइंट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का, वहां पर वेरियस एक्ट हैं, मिनिमम वेज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कोई एक्ट नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपके गवर्नमेंट रूल स्ट्रिक्टली फॉलोड होंगे, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सिर्फ कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होते। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपके अकाउंट में रेगुलर सैलरी आएगी और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको दिहाड़ी पर रखा जाता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको पूरी जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नो जॉब सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्किंग आवर्स फिक्स्ड हैं कि आपको 7 घंटे काम करना है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। इवन आपको तो ओवर टाइम की सैलरी भी नहीं दी जाएगी, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको ओवर टाइम की भी सैलरी दी जाएगी। क्लियर हुआ? और सैलरी कितनी दी जाएगी? जितनी सरकार ने निर्धारित करी है उतनी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको तनख्वाह दी जाएगी। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सरकार ने जितनी तनख्वाह तय कर रखी है ना, उससे बहुत कम तनख्वाह आपको दी जाती है। कोई प्रोविडेंट फंड आपको नहीं दिया जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में दिया जाता है। आपकी सैलरी में बहुत कम इंक्रीमेंट किया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बहुत जल्दी अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो ज़रूर इंक्रीमेंट दिया जाएगा और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे जो कि आपको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट, पेंशन। क्लियर हुआ? तो ये अब आप अपने आप पढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ क्लास? आगे का वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। क्लियर हुआ क्लास? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और मैं ऐसी ही वीडियोस आपके सामने लाती रहूँगी। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।